नीचे तक गिर चुकी है कि आए दिन पुलिस पिटती है। लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। महिला को सुरक्षा दो, आप मोबाइल देकर उसको खरीदना चाहते हो? देखिए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका ने लिखा था कि सादुल शहर नशे के व्यापार की मंडी बन चुका। आज हो ये रहा है कि प्रत्येक विधायक एक मिनी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। सीधा कहा कि हम राजस्थान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। कुदरती आपदा अपनी जगह है, इसमें प्योर राजनीति थी। आप कुछ फ्री नहीं देंगे? फ्री देना चाहिए वहां जहां जरूरत हो, लेकिन फ्री के चक्कर में आप पूरे स्टेट का बेड़ा गर्क कर दें, बजट का बेड़ा कर दें। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप धीमान और आप देख रहे हैं पब्लिक गार्डियन राजस्थान। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश सत्ता दंगल में। राजस्थान में इस वक्त वाकई में सत्ता का दंगल चल रहा है। हर पार्टी खींचतान पर लगी हुई है और इसी तरह हर कोई अपनी बात जनता को बताने की कोशिश में है। तो आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर, जहां पर हमारे साथ सादुल शहर विधानसभा के टिकट के दावेदार डॉक्टर ब्रिज मोहन सहारण जी मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप नेता भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लोगों की नब्ज भी पढ़ लेते हैं। अगर आप आपके विधानसभा की बात करें तो क्या नब्ज अभी आपने पकड़ी है उनकी, क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या कहना है आपके विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, जहाँ तक नब्ज की बात है तो यहाँ की नब्ज तो मैं 40 साल से देख रहा हूँ जी। मैं गंगानगर में चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 40 वर्ष पहले काम करने के लिए आया था और तब से यही क्षेत्र है जहाँ से मेरे पास रोगी और जनता अपनी तकलीफ़ें लेके आते रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र की समस्याओं से, लगभग वैसे तो पूरे ज़िले की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये क्षेत्र जो हमारा सादुल शहर विधानसभा, ये गंगानगर के चारों तरफ लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में चारों तरफ फैला हुआ है जी। तो इस क्षेत्र की तो मैं नस नस से वाकिफ़ हूँ। यहाँ की समस्याओं की आपने बात की तो समस्याएं बरसों से लंबित हैं। वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से दूर हो पाती हैं। बरस क्यों बीत गए सर? मतलब ऐसी कौन सी ज़रूरतें थी जो बरसों तक पूरी ही नहीं कर पाई कोई भी सरकार? नहीं, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा। देखिए, इसमें विशेष जो जनप्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र का, क्योंकि 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं जी। तो जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से, सेवा भाव से काम करे तो समस्याएं दूर ना हो 100% तो भी काफ़ी हद तक उनको सुलझाया जा सकता है जी। उसके लिए सेवा भाव, ईमानदारी, निष्ठा, कार्य के प्रति राजनीति को सेवा भाव से करना ये जरूरी है जी। इसका मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है जी। आप लोगों से मिल रहे हैं, हम अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, हर तस्वीर डलती है, वीडियो आ जाती है, सब पता चल जाता है। आप लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से आप मिले हैं, नरमे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्या कुछ किसानों से आपने बातें की, क्या कुछ उन्होंने बताया? देखिए, मैं खुद किसान हूँ जी, किसान परिवार से हूँ। मैं जन्म से तो किसान ही हूँ और मेरे कार्य से मैं चिकित्सक और राजनीतिज्ञ हूँ। तो किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और ख़ासकर हमारा जो ये नहरी क्षेत्र है इसकी तो असीमित समस्याएं हैं। लेकिन जहाँ तक आपने अभी नरमा की बात की तो मैं कल ही क्षेत्र में शाम को कई जगह गया, खेतों में गया जी। वास्तव में बहुत भारी नुकसान है। जो ये नरमा में बीज बीटी कॉटन की बात हो रही है, जगह जगह जहाँ मैं गया वहाँ सुंडी का प्रकोप भयंकर है जी। और इससे पहले प्राकृतिक आपदा, तूफान और बारिश हुई, उससे भी भयंकर नुकसान है। तो जो इस बार लोगों को अच्छी फसल की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं मुझे धराशायी होती दिख रही है और सरकार अभी तक मौन है, इस मामले में कुछ नहीं कर रही है जी। अगर बात करें टिकट की दावेदारी की तो आपके अलावा 2 और दावेदार भी हैं। ऐसे क्या क्या काम किए हैं आपने जनता के लिए? जनता आपको सराखों पे क्यों बिठाएगी? क्यों आपको जो टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी की तरफ से? देखिए, मैं परिवार से जी राजनीति में 70 वर्ष से भी अधिक समय से सेवा में हूँ जी। मेरे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में थे जी, पंचायत समिति के प्रधान रहे
उस ज़माने में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जब कोई कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। लगातार उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया जी। मेरे बड़े भाई चौधरी शिव प्रकाश जी थे, वो इस पार्टी को खड़ी करने में उनकी अहम भूमिका थी। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा इस क्षेत्र में नहीं था, अधिकतर लोग कांग्रेस में होते थे, फिर जनता पार्टी में आ गए। उस समय भाई साहब ने भैरव सिंह जी शेखावत साहब के साथ मिलकर पार्टी को इस इलाके में खड़ा किया, मजबूत किया, कार्यकर्ता तैयार किए। उन्होंने खुद चुनाव लड़ा और उस समय जब पार्टी को 5-7 हज़ार वोट मिला करते थे, भाई साहब को 30,000 वोट मिले थे जी। वो पंचायत समिति के प्रधान भी रहे जी। फिर उनकी बहू भी पंचायत समिति की प्रधान रही। और ये जो प्रधान का पद है ये ऐसे ही नहीं मिलता है, ये जनता से जो लोग चुनकर आते हैं उनके वोट से मिलता है जी। सीधा चुनाव होता है, जनता से जो डायरेक्टर चुन के आते हैं, उस समय पंच सरपंच होते थे, उनसे मिलता है। तो उन्होंने जनता की सेवा की निस्वार्थ भाव से, घर से पैसा लगाया, भ्रष्टाचार नहीं किया, इसीलिए लोगों ने उनको चाहा। उसी कड़ी में आगे मैं अपनी चिकित्सकीय सेवा में जो बरसों से लगा हुआ था, मैंने इलाके की पीड़ा को देखा कि यहाँ समस्याएं लंबित रहती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना अधिक है, सेवा भाव कम है, इसीलिए लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पाती जी। तो मैंने 2008 में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। आज 15 वर्ष तो नौकरी छोड़ने के बाद हो गए और पहले भी लगा रहता था जी। सेवा में, अस्पताल के जरिए, समाज के जरिए। और आज 15 वर्ष से गांव-गांव में जाता रहा हूँ। गांव-गांव मैंने कैंप लगाए हैं और मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के कैंप्स लगातार लगाता रहा हूँ बरसों से। इसके अलावा मैंने जिला परिषद में 5 वर्ष तक सशक्त भूमिका निभाई, बीजेपी से मैं डायरेक्टर बना। पंचायत समिति में अभी पीछे जब किसान आंदोलन चरम पर था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा था, आवाज उठाने पे विरोध होता था और चुनाव में भी लोग आगे नहीं आ रहे थे, ऐसे समय में भी मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, जो जितना छोटा चुनाव होता है वो उतना ही मुश्किल होता है जी। और मैंने उस दौर में पंचायत समिति में से 19 में से 4 सीटें जिताई, जिला परिषद की 1 सीट जिताई, तो केवल इसीलिए कि जनता का हम पर विश्वास था और उस विपरीत हवा में भी जनता मेरे साथ जुड़ी रही जी। अच्छा, आंदोलन के चलते, विरोध के चलते लोग नाराजगी जताते थे आपसे? जताते थे, हम उनको समझाते थे क्योंकि हम खुद किसान हैं, किसानी की बात को हम समझते हैं, इसलिए हम उन्हें समझाते थे कि देखिए ये बिल आपके पक्ष में है, ये बिल आपके फायदे के लिए, आपको गुमराह किया जा रहा है। जी। आपने बात की कि बहुत लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए, क्या आपसे जुड़े हुए लोग भी थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए? ये तो चलता ही रहता है, विचारधारा अपनी जगह होती है और जब लोग समय के साथ विचारधारा से जुड़कर या जैसे पार्टी सशक्त होती गई उसकी वजह से या हमारी वजह से या व्यक्तिगत मेरी वजह से दूसरी पार्टियों से लोग हमारे साथ आए। जी। अच्छा, कैंडिडेट और भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हमारी बात होती है। किसानी के मुद्दे पर लोग बात करते हैं, बिजली के मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन हेल्थ के मुद्दे पर बहुत लोग बात नहीं करते हैं। आप उनमें से हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े भी हुए हैं और इसकी गंभीरता को समझते भी हैं। क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार राज्य में आती है या आप एज अ विधायक जीत जाते हैं तो हेल्थ को लेकर क्या कुछ कदम जो हैं उठाने के लिए ज़रूरी हैं यहाँ पर? मेरा हमेशा से ये मानना है कि देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था, ये 3 चीज़ें अहम हैं जी। किसी भी देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अस्पताल होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ होनी चाहिए, हर बच्चे को, चाहे लड़का है लड़की है, उसको शिक्षा का पूरा अच्छा वातावरण मिले और कानून व्यवस्था जो आज राजस्थान में विशेषकर इतनी नीचे तक गिर चुकी है कि आए दिन पुलिस पिटती है और आए दिन बलात्कार की, नकबजनी की, तुष्टीकरण की नीति की वजह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो इसमें पुलिस तंत्र को भी निष्पक्ष और सशक्त होना चाहिए। जहाँ तक आपने स्वास्थ्य की बात की, तो मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई उसको इन्होंने आगे बढ़ाते हुए चिरंजीवी योजना का रूप दे दिया। लेकिन मैं एक चिकित्सक होने के नाते पूरे जिम्मेवारी से आपको कह सकता हूं कि इस योजना से लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। इसके जो इन्होंने बीमारियों के पैकेज बनाए हैं वो छोटे हैं, उससे पूरा खर्चा नहीं हो पाता।
उनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। हर जगह आज भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आज मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष में लगभग 200 मेडिकल कॉलेज और बना दिए, लेकिन अगर आज आप देखें राज्य में या हमारे यहाँ भी देखें तो गंगानगर में मेडिकल कॉलेज में अभी भी MRI की मशीन नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। मेडिकल कॉलेज बने हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया। तो जब तक ये सुविधाएं जनता को नहीं मिलेंगी तो उन्हें सिर में चोट लगती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है या हार्ट का ऑपरेशन कराना होता है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेट में या शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो आज भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों के पद अभी भी खाली पड़े हैं, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करूंगा। सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो अभी जनता को लुभाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। कहीं मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं, कहीं स्कीम्स चल रही हैं, कहीं खाना सस्ता करके दिया जा रहा है। ऐसे में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है वो इन सब लुभावनी स्कीमों का तोड़ क्या समझती है? देखिए, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज का मतदाता बहुत परिपक्व हो चुका है। आप चुनाव के समय पर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की छूट, इस तरह से रेवड़ियाँ बांटेंगे तो जनता बुलावे में आने वाली नहीं है। अगर आपने 500 रुपये में सिलेंडर देना था, वो भी 1% से भी कम लोग हैं जिनको मिल रहा है 500 रुपये में, तो ये आप 2 साल पहले करते, 3 साल पहले करते, चुनाव के समय पर ही क्यों? दूसरी बात, आपने बिजली में 100 यूनिट की छूट दी, किसानों को छूट दी, तो ये छूट पहले देते। अब चुनाव के समय आप दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमारी सरकार तो जाने वाली है, अगली सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ दो। तो आज जो दे रहे हो, और फिर बिजली की हालत इतनी खराब है, ट्रांसफार्मर समय पर बदले नहीं जाते, लोगों के एक मैं क्षेत्र में जाता हूँ, 1-1, 1.5 साल से मीटर खराब पड़े हैं, मीटर नए नहीं लगते वहाँ पे, बिजली की क्वालिटी बहुत ख़राब है, वोल्टेज बहुत ख़राब है। तो ये चीज़ें सुधारने की बजाय आप उनको फ्री बिजली देने की बात कह रहे हो। मेरा हमेशा ये मानना है कि फ्री स्कीम दें तो एक तो समय से पहले जब आपने सरकार बनी थी उस समय से साल में, 2 साल में, 3 साल में आरंभ की होती, और एक हर चीज़ की गुणवत्ता में सुधार किया होता, तो जनता आपकी बात को समझती। लेकिन ये सरकार जा रही है, जाते जाते इस तरह की बातें करना, कानून व्यवस्था की इतनी हालत ख़राब है कि आप इसी गंगानगर में भी, हमारे क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, दिन दहाड़े महिलाओं का बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। चेन स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं। अभी आपने 6000 रुपये के मोबाइल की बात की। महिला को सुरक्षा दो, आप मोबाइल देकर उसको खरीदना चाहते हो? जनता इस बात को समझती नहीं है कि एक मोबाइल के बदले आप हमसे वोट ले रहे हो जी। इस तरह से कोई वोट नहीं मिलने वाला है। आप उसे सुरक्षा दो महिला को। आप उसको, जो आज बलात्कार हो रहे हैं, जो थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है, जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों को भट्टी में डाल के भून दिया गया। उदयपुर में इतना बड़ा कांड हुआ तुष्टीकरण का, कन्हैया लाल का गला काट के वीडियो बना दिया गया। और हिंदुओं का कोई भी उत्सव होता है, पहली बार, मुझे याद नहीं आता मेरे समझ से, जब से मैं समझ पकड़ी है, कि भी इतिहास में कभी रामनवमी पे, कभी हनुमान जयंती पे उत्सव के ऊपर पत्थरबाजी की गई हो। तो ये जानबूझकर सुनियोजित तरीके से की गई साजिश है, क्योंकि तुष्टीकरण इस प्रदेश में हावी है। तो जनता इन बातों को समझती है जी। आपने कहा क्राइम बहुत है, गंगानगर में भी बहुत है, स्नैचिंग हो रही है, और भी बहुत कुछ है। तो इस सब का तोड़ क्या है? जैसे ही आपकी सरकार आएगी, इस सब पे कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अगर दूरगामी बात करें हम, तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। युवाओं को इन्होंने मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी कि 3500 रुपये भत्ता देंगे, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा जी। तो युवा वर्ग जब खाली बैठा होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दूसरा, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा ये क्षेत्र पूरे उत्तर भारत में, खासकर हमारा सादुल शहर, ये पूरे उत्तर भारत में, बरसों पहले एक पत्रिका, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका ने लिखा था कि सादुल शहर नशे के व्यापार की मंडी बन चुका। तो ये नशा चारों तरफ फैला हुआ है। पहले पंजाब में था, आज हमारे पूरे क्षेत्र में है। तो नशा भी है, नशा कंट्रोल हो, बेरोजगारी दूर हो। और इसके अलावा जो पुलिस है, पुलिस को निष्पक्ष काम करने की पावर मिले जी। आज हो ये रहा है कि प्रत्येक विधायक एक मिनी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। पावर नहीं है। सरकार को पावर विधायक के हाथ में है जी। सरकार बचाने के लिए हर विधायक को इन्होंने मंत्री का दर्जा दे दिया,
प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से। तो उनकी डिजायर से पुलिस लगती है, तो पुलिस जैसा वो कहते हैं वैसे ही करती है। और पुलिस तंत्र के अंदर इतनी कमजोरी आ चुकी है कि उनकी कार्य क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, उसे मजबूत करना जरूरी है। सादुल शहर में आपने कहा कि नशा बहुत है, नशा आ कहाँ से रहा है सर? बाहर से आ रहा है या अंदर के लोग हैं जो लगातार इसको बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, वहाँ फिर वही बात आ जाती है, कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करे तो नशे पर बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। पूरा समूल खत्म ना हो तो भी काफ़ी काबू किया जा सकता है। नशा तो बाहर से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है, पंजाब से भी आता है, जयपुर से भी लोग लेकर आते हैं। दवाइयों का नशा चल रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, एक मेडिकेटेड दवाइयाँ हैं, उन सबको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनके जो मेडिकल स्टोर्स हैं इनको चेक किया जाए, थोक की जो दुकानें हैं उनको चेक किया जाए, इनके बिल्स को चेक किया जाए, जो बाहर से नशा गाड़ियों में आता है उसको चेक किया जाए। अगर लगातार चेकिंग हो तो ये बिल्कुल रोका जा सकता है। जी अच्छा, एक और पार्टी है, चौथी पार्टी, जिसने 6 गारंटियां भी दी हैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, और इसी तरह फ्री शिक्षा की उन्होंने सबसे पहले बात की कि फ्री शिक्षा देंगे, औरतों को सुरक्षा देंगे। ये बातें उन्होंने भी की हैं। उनके क्या आपको चांसेस लगते हैं? मैं समझता हूं कि वो इस राज्य का मजाक उड़ा के गए अभी पिछले दिनों। अधिक बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के, दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और उसके बड़े बड़े वादे करके गए, और उसके बाद में गंग कैनाल में पानी का जीरो बैलेंस कर दिया गया। गंग कैनाल के 95 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गंग कैनाल को पानी ना मिला हो। जी। जीरो बैलेंस कर दिया गया, जबकि पंजाब पानी ले रहा था, हमें हमारे शहर का पानी नहीं दिया गया। इसी तरह उससे कुछ दिन पहले हमारे सादुल शहर में भाखड़ा भी, इसका भी पानी आता है। भाखड़ा में 2 महीने बंदी रही, उस दौरान भी तमाम पार्टियों ने, हम लोगों ने, सबने प्रयास किया कि पंजाब किसी तरह हमें दूसरे चैनल से पानी दे दे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और इनकार ही नहीं किया, वहां पंजाब में तो इस बात को लेकर इन्होंने सीधा कहा कि हम राजस्थान को 1 बूंद पानी नहीं देंगे। ये कुदरती आफतों की वजह से था या राजनीति थी? देखिए, इस कुदरती आपदा अपनी जगह है, इसमें प्योर राजनीति थी, क्योंकि उन्होंने पानी लिया है। कुदरती आपदा की वजह से ये अवश्य था कि जितना पानी पूरा हम लेना चाह रहे थे पंजाब, राजस्थान, अपने शहर का, उतना पानी ना मिले, लेकिन पंजाब ने पानी लिया है। 5000-6000 क्यूसेक वो पानी लेते रहे। हमारा ये कहना था कि इसमें जो हमारा शेयर बनता है 30-35% वो तो दीजिए। जीरो कैसे कर दिया आपने? मतलब आप अपनी जरूरत का पानी ले रहे हो, हमें दे नहीं रहे जी। तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस राज्य में वो उनको कोई सफलता मिलेगी? दूसरी बात, पंजाब के जो आज हालात हैं, आप किसी से छुपे हुए नहीं है। तो ये, और फ्री की बात जो आपने की, तो फ्री तो अभी कांग्रेस भी बहुत बांट रही है जी। इससे जनता बुलावे में आने वाली नहीं है। आप कुछ फ्री नहीं देंगे? देखिए, फ्री देना चाहिए वहां जहां जरूरत हो, और फ्री देना चाहिए राज्य की अन्य जरूरतों को पूरा करके, और हर विभाग में उच्च गुणवत्तापूर्ण काम हो, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। उसके साथ साथ आप जहां जरूरत हो वंचित लोगों को, उनको जरूर फ्री दो, लेकिन फ्री के चक्कर में आप पूरे स्टेट का बेड़ा गर्क कर दें, बजट का बेड़ा कर दें, आप कहते हैं खजाना खाली है, तो वो मैं समझता हूं हर वर्ग के ऊपर भी बोझ है जी। अच्छा, अगर खजाना खाली है, आपकी सरकार बनती है, तो बोझ नहीं आएगा जब एकदम से आपकी सरकार आएगी? देखिए, हमारी तो सरकार पहले भी रही है जी। हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि भी हमारा खजाना खाली हो गया। ये जब भी आते हैं खजाना खाली का डिंडोरा पीटते हैं। समस्या तो किसी की भी सरकार आएगी तो उसको होगी जी। लेकिन अगर आप अच्छा वित्तीय प्रबंधन करेंगे तो उस पर काबू पा लेंगे जी। अच्छा, सादुल शहर की बात करें, भ्रष्टाचार की बात बार बार सामने आती है। अगर गली मोहल्लों की बात करें, सड़कों की बात करें, प्रबंधों की बात करें, भ्रष्टाचार का क्या तोड़ समझते हैं? भ्रष्टाचार का तोड़ वही है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रशासन है, उनके ऊपर नकेल कस के रखे जी। अगर देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि भ्रष्टाचार जनता में हावी तब होता है जब ऊपर के लेवल पे भ्रष्टाचार हो। आज हमने कई जगह आंदोलन किया, सड़क की क्वालिटी इतनी खराब है कि सड़क पहले दिन बनती है, दूसरे दिन टूट जाती है जी। और अगर आप उस सड़क को जाके देखें तो आम आदमी भी समझ जाता है भी इसके अंदर कुछ भी सामान मटेरियल नहीं डाला गया है, क्योंकि सब मिली भगत से काम होता है। अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब मिले हुए होते हैं। तो अगर वो ईमानदार हों
तो कम से कम इस तरह के काम में भ्रष्टाचार नहीं होगा। जी सर, किसानों की बात कर लेते हैं, किसानी के मुद्दे पर आते हैं। तो इस बार बहुत सारे किसानों का कहना था कि ना तो हमारी खराब फसलों की गिरदावरियां हुई हैं और जो बीज उन्हें दिए गए थे वो बीटी बोल के नॉन बीटी बीज दे दिए गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि इल्ज़ाम लगाया खास तौर पर सरकार पे कि सरकार ने इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनको धोखा दिया है। इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? ये जो बीटी बोल के नॉन बीटी बीज दे दिए गए और फिर गुलाबी सुंडी ने सब खत्म कर दिया, आपके शासन में इस पर कैसे नकेल कसेंगे? क्या होगा? इस मिलीभुगत को कैसे रोका जा सकेगा जो किसान बोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल किसान की हालत इस समय ख़राब है और मैं आपको बता दूं कि ये जो कृषि है का क्षेत्र है ये राज्य का विषय है जी, और राज्य को इसमें जांच करवानी चाहिए। बहुत बड़ा आरोप है। स्टेट गवर्नमेंट को हमने भी लिख के दिया है, हमने ज्ञापन भी दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जिस जिस बीज की शिकायत आई है, किसान शिकायत कर रहे हैं, उनकी जांच करवाए और उसका जनता को मुआवजा भी मिले, किसान को मुआवजा मिले। अभी मैंने आपको बताया था प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है, सुंडी से नुकसान हुआ है, तो इसकी जल्द से जल्द गिरदावरी हो और सरकार उसका मुआवजा घोषित करे। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। आचार संहिता लगने में मुश्किल से 10-15 दिन बचे हैं, तो सरकार को, और ये नुकसान हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं, सरकार को चाहिए कि अगर वो किसान हितैषी है तो उसको तुरंत इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐलान करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आचार संहिता लगने के बाद में फिर समस्या आ जाएगी उनके लिए। तो ये बहुत बड़ा आरोप है कि बीटी कॉटन नॉन बीटी कॉटन का विवाद और उद्योगपतियों का इनकी मिली भगत का विवाद, ये सब बातें पूरी जांच का विषय है। बिल्कुल इस पे उच्चतम स्तर पर जांच होनी चाहिए। जी, इसी के साथ सर मैं अपने आखिरी सवाल पे आता हूँ, फिर से उसी सवाल पे कि टिकट की दावेदारी है, अगर टिकट मिल जाता है, आपकी जीत होती है, तो पहले काम कौन से करेंगे अपने हलके में? मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि सेवा के क्षेत्र में वैसे तो काम असीमित है, लेकिन सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना, नशे को दूर करना, कानून व्यवस्था को स्थापित करना और किसान हित में जो भी मुझसे हो सके वो मैं करूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खुल के बात की और इन सब मुद्दों पे बात होनी ज़रूरी भी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर मुलाकातें होती रहेंगी और फिर इन विषयों पर बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर बृजमोहन सहारण जी, जिनसे हमने बातचीत की। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और ये भी देखना होगा कि राजस्थान में ये जो चुनावी अखाड़ा चल रहा है, कौन इसमें जीतेगा। सत्ता का दंगल, जुड़ेंगे फिर से सत्ता दंगल में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक गार्डियन राजस्थान। नमस्कार।